नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आप रातों रात देखना शुरू कर चुके हैं। बिहार की राजनीति की बात करें तो बिहार में जो भी सरकार चल रही है, एनडीए की सरकार है, जिसमें कि घटक दल हैं वीआईपी और हम, और बात करें हम जो तीसरी नंबर की पार्टी है जदयू, और फिर हम दूसरे नंबर की पार्टी की बात करते हैं बीजेपी इस बार सत्ता में बड़े कद के साथ आई है। लेकिन बीजेपी क्या कुछ हो रहा है इसको लेकर के हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिस तरह से राजनीतिक घटनाक्रम आज हुआ है इससे बीजेपी में हड़कंप मचना है। क्या कुछ बीजेपी के कुनबे में क्या कुछ हुआ है, चलिए तमाम चीजों को जानने के लिए हमारे सहयोगी सुमन के पास चलते हैं। सुमन जी, क्या कुछ आज ऐसा घटनाक्रम हुआ है राजनीति में जिसमें कि कहा जा रहा है कि बीजेपी में हड़कंप मच गया है? विशाल, जिस तरह से आप बिहार की राजनीति को देखेंगे, और आपने बिहार की राजनीति को देखा भी है, करीब से देखा है। दिल्ली से आप आए, बिहार आए, उसके बाद आप लगातार यहाँ के जो भी राजनीतिक घराने हैं वहां से जाकर के आप रूबरू हो रहे हैं। लगातार आपने चुनाव के दरमियान से ही देखा, सारी चीजों को देखा। चुनाव के वक्त से ही एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, किस तरह से बिहार की राजनीति में उतार चढ़ाव जो है कंटिन्यूस ढंग से सिलसिलेवार तरीके से लगातार जारी है जी। तो इसमें जो लगातार पहले देखिए आप किस तरह से चुनाव हुई, चुनाव में क्या कुछ समीकरण बने, बिल्कुल उसके बाद चुनाव के आखिरी समय में कैसे समीकरणों में परिवर्तन हुए जी। इसके बाद बात देखिए 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आए। चुनाव के नतीजे भी जो है काफी अलग थे। नीतीश कुमार के लिए सबसे ज्यादा ये दुखदायी नतीजा था। लेकिन नीतीश कुमार इसके बाद जब बिहार में सरकार बन गई, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए, लगातार हमारे संपादक नवल मिश्रा एक बड़ी बात कहते हैं कि खुदरों को जोड़ जोड़ करके, पाई जोड़ करके नीतीश कुमार सरकार चला रहा है। तो इसी प्रकार से नीतीश कुमार कम सीटें लाने के बावजूद सरकार में अपनी धमक जो है प्रभावी ढंग से बनाए रखने के लिए छोटे मोटे दलों से और भी जो दल हैं बिहार में उनसे तोड़ करके, जो सिक्के बटोर करके अपनी खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं। लगातार उसी बात पर नीतीश कुमार केंद्रित हैं और संगठन को यानी कि जदयू को कैसे मजबूत किया जाए उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। इसी बीच बिहार की राजनीति में कल एक खबर जो है काफी तेजी से हर जगह अपनी जगह बना चुकी थी, लोगों के मन में अपनी पैठ बना चुकी थी। हम बात कर रहे हैं जो सांसद हैं एलजेपी के, वो उनसे मिले थे। चंदन सिंह की बात कर रहे हैं, चंदन सिंह की हम बात कर रहे हैं, एलजेपी के सांसद हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिले थे। इसके साथ साथ इसी पैरेलल में एक और घटना हुई थी, राजनीतिक घटना। कन्हैया कुमार जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं जी। और वाम दल के सर्वमान्य नेता हैं बिहार में, जो मजबूती के साथ इस पर वाम दल ने रिटर्न किया। बिहार में काफी अच्छी संख्या में सीटों को जो है उन्होंने जीत करके लाई है इस बार बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान। कन्हैया कुमार अशोक चौधरी से जाकर के मिलते हैं जी। भले ही जो जिस खेमे से आते हैं कन्हैया कुमार या फिर चिराग पासवान, वे सभी लोग इस बात पे कह रहे हो कि ये स्वाभाविक मुलाकात है, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, तो कोई इनकार नहीं कर सकता। तो अपने अपने कार्यों को लेकर के मिले थे। कन्हैया कुमार व्यक्तिगत ढंग से मिले हुए थे। वहीं दूसरी ओर बात की जा रही है सांसद महोदय के बारे में कि उस क्षेत्र के सांसद हैं, तो बिहार के मुख्यमंत्री से क्षेत्र के अपने संसद क्षेत्र में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के मिलने गए, वहां गए थे, मिलने के लिए गए हुए थे। लेकिन राजनीति में कोई भी बात ऐसे ही नहीं होती, ऐसे नहीं होती। बिल्कुल, राजनीति में जैसे ही कोई बात होती है उसके साथ ही संभावनाएं शुरू हो जाती हैं। इससे पहले भी हमने जमा खान को देखा था, फिर निर्दलीय विधायक सुमित सिंह को भी देखा था। बिल्कुल, जो बात हम यही आना चाह रहे थे अभी कि जिस तरह से आपने देखा कि वो मुलाकात भी उस समय भी स्वाभाविक बताई गई। बिल्कुल, इस मुलाकात पे लोगों ने रिएक्शन देना बंद कर दिया था। सबने कहा था कि नहीं, ऐसे ही मुलाकात है, नीतीश कुमार अच्छे नेता है, कदावर नेता है। लेकिन इसके बाद जो बिहार की राजनीति में जो बदलाव हुए तो एक पैटर्न दिखता है। आपने देखा जमा खान की जो बीएसपी के विधायक थे, इकलौते विधायक, किस तरह से मुलाकात करते हैं और कुछ दिनों के बाद उसके बाद मुलाकात के बाद सीधे इनकार कर देते हैं किसी भी समीकरण पर, लेकिन अचानक से झटका देकर के आ जाते हैं। सुमित सिंह की बात कर लीजिए, नरेंद्र सिंह के पुत्र हैं, निर्दलीय लड़े थे, जीते भी थे, बड़ा कद है उनका। इसके बाद वो नीतीश कुमार में आस्था दिखाते हैं, नीतीश कुमार के प्रशंसक हो जाते हैं, आकर के शामिल हो जाते हैं। बिल्कुल, तो ये एक पैटर्न दिखता है। और इस पैटर्न को देखने के बाद कि जब आप कोई कंपटीशन वाले एग्जाम में बैठते हैं तो रीजनिंग बनाना होता है, इसमें सीरीज को देखना पड़ता है। तो जो आपने इस सीरीज के 2 एपिसोड को आपने देख लिया, इसके बाद अगर कन्हैया कुमार युवाओं में उनकी पैठ है, अलग ढंग से वाम दल को एकदम प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अगर बात करें जो दिल्ली की जो राजनीति चलती है उसमें महत्वपूर्ण स्थान रखे हुए हैं, नरेंद्र मोदी से सीधे आमना सामना कर लेते हैं। तो ऐसे में कन्हैया कुमार जब मुलाकात करते हैं अशोक चौधरी से, अशोक चौधरी भी बेहद खास है। अशोक चौधरी किस तरह से जदयू में आए थे आपको बिल्कुल याद होगा। अशोक चौधरी को जदयू में अगर इतना बड़ा पद मिला हुआ है, इतना बड़ा सम्मान मिला हुआ है, ये क्यों मिला हुआ है ये भी आपको याद होगा। बिल्कुल, संपादक नवल मिश्रा लगातार कहते हैं कि 12 ऐसे विधायक हैं जो रिजर्व में रखे हुए हैं जदयू के लिए।
खैर उन सब बातों को क्या याद दिलाएं, आप तो दर्शक हैं भारत लाइव के, आपको सारी बातें याद रहती है। लेकिन चलिए फिर चल आते हैं अपने सब्जेक्ट पे। किस तरह से आपने देखा कि अशोक चौधरी से जाकर के मिलते हैं, भले ही इसे आम मुलाकात बताया जा रहा हो, लेकिन इसके बाद जो है इस मिलन से जो है बातें, जो गठबंधन की जो बातें हैं उसमें कुछ बदलाव हो गया है। बिहार की राजनीतिक हवा जो है उसमें बदलाव हो गई है। जी, कल हम भाजपा के प्रवक्ता उनसे मिलने गए हुए थे, उनसे बातचीत हो रही थी भाजपा के प्रवक्ता से। तो उस दौरान जब हमने सवाल किया कि लोजपा के सांसद चंदन सिंह जब मुलाकात करते हैं नीतीश कुमार से, 1 घंटा तक मुलाकात होती है, क्या बातें होती है, ये चीजें स्पष्ट नहीं हो पाई है, तो ऐसे में वो कहते हैं कि आप लोग ऐसे ही हवाबाजी कर देते हैं। वो एक सांसद है, नॉर्मल मुलाकात है, इससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, ज्यादा चीजों पर नहीं जाना चाहिए, हालांकि राजनीति संभावनाओं का दौर है। लेकिन दूसरा सवाल जब हमारा होता है कन्हैया कुमार को लेकर के, तो वो जिस तरह से नीतीश कुमार असहज है ना, उसी तरह से भाजपा के लोग असहज हो जाते हैं हमारे सवाल पे। वो सीधे तौर पे कहते हैं कि कन्हैया कुमार पर देशद्रोह का मुकदमा है, अभी वो बेल पे है जी। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने अपशब्द कहा, ये कहा, वो कहा, देश को वो करने का उन्होंने बात कहा था। इसके बाद उन्होंने कश्मीर की आजादी मांगी थी, इसके बाद वो दलील देते हैं, एग्रेसिव होकर के देते हैं कि 370 हट गया, अब तो कश्मीर आजाद है, कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, ऐसे में उसकी आजादी क्या बात करता है, किस चीज से उसको आजादी चाहिए। ऐसे लोग जो है हमारे साथ कभी भी मंजूर नहीं है। लेकिन कन्हैया कुमार को अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार को लेकर हमेशा सॉफ्ट रहे जी। नीतीश कुमार भी खुलकर तो नहीं बोले हैं, लेकिन विरोध भी तो नहीं किया है जी। जब आप विरोध किसी चीज का नहीं करते हैं तो मौन एक समर्थन ही माना जाता है, आपकी चुप्पी एक समर्थन मानी जाती है। ऐसे में कन्हैया कुमार दिग्गज है, ऐसे में वो जाकर के मुलाकात करते हैं। तो अगर आप मुलाकात करते हैं अशोक चौधरी से तो उसके बहुत सारे राजनीतिक मायने निकल रहे हैं। लेकिन जो राजनीतिक घराने के लोग हैं वो चाह रहे हैं कि आंखों पर हम पट्टी बांध लें जी। तो ये बांध पाना, भले ही राजनीतिक लोग जो है, राजनीति करने वाले लोग, इक्के दिक्के लोग वो पट्टी बांध लें, लेकिन पत्रकारों के लिए तो नहीं बांध सकते। काला चश्मा लगा करके घूमना तो संभव है नहीं जी। रात को काला चश्मा लगा करके, अब अंधेरी गली है राजनीति की, इसमें भी अगर काला चश्मा लगा ले तो दिक्कत हो जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि नाइट विजन ग्लास पहन के घूमते हैं। तो नाइट विजन ग्लास से सीधे स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि जिस तरह से कन्हैया कुमार मुलाकात करते हैं, इसके बाद बीजेपी के लोग कन्हैया कुमार के नाम से ही असहज हो जाते हैं और कहते हैं कि ऐसे अगर लोग आते हैं, तो मेरा ये सवाल था, अगर आ जाते हैं तब आप क्या कीजिएगा? उन्होंने कहा अभी तो बस मुलाकात हुई है, लेकिन मुलाकात के साथ वो अपनी दिल की बातों को मतलब खुले तौर पर वो चाह नहीं रहते रखना, क्योंकि बहुत मुश्किल से सभी जानते हैं विशाल, किस तरह से आपने देखा अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार को झटका दिया गया था। इसके बाद नीतीश कुमार शांत हो गए थे, राजनीतिक रूप से क्वारंटाइन हो गए थे। राजनीतिक रूप से क्वारंटाइन की इसलिए हम बात कर रहे हैं ताकि गठबंधन में क्वारंटाइन हो गए थे, बोलना ही, बोलचाल ही बंद हो गई थी, भाजपा के नेताओं से मिल ही नहीं रहे थे। 60 दिन के बाद आरसीपी सिंह को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाता है, जो बताया जाता है कि बीजेपी मैंडेट है, प्रशासनिक अधिकारी राजपुर में, और गुलदस्ता लेकर के संजय जायसवाल पहुंच जाते हैं, भूपेंद्र यादव मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। तो वहां बहुत मुश्किल से सभी बातों को फिर से एक पटरी पर लाया गया है, और उस पटरी पर ट्रेन जो डबल इंजन की सरकार जिसको कहा जाता है, उस डबल इंजन को रफ्तार से चलना है आगे जी। तभी बिहार की विकास की गाथा को वो लिख पाएंगे, या फिर जो उनका एजेंडा है, जो उनके मन में है, उन सभी बातों को रिप्रेजेंट कर पाएंगे, बिहार के धरातल पर उतार पाएंगे। लेकिन जिस प्रकार से कन्हैया कुमार के नाम को लेकर के असहज हो गए, वही जदयू के लोग असहज नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जदयू और बीजेपी का जो रिश्ता काफी मुश्किल से जो सुधरा है, मंत्रिमंडल विस्तार में देख लीजिए ना, समीकरण ही नहीं बन रहे थे, बना दिया। नीतीश कुमार कह रहे हैं भाजपा वाले लिस्ट नहीं दे रहे हैं, भाजपा वाले कह रहे हैं कि नहीं वो तो मुख्यमंत्री के हाथों में होता है, वो तो जब चाहे वो तब कर सकते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार करने 3 महीने लग गए। हाँ, 3 महीने लग गए। वो मतलब भाजपा के लोग आज भी कह रहे हैं मंत्रिमंडल के जो है उसका विस्तार जो है। आज जब मैं भाजपा के प्रवक्ता से बात करने गया था तो एक निजी चैनल के रिपोर्टर उनसे एमएलसी विस्तार पर सवाल कर रहे थे जी। तो मैंने वो सवाल नहीं किया, मैंने बस वहां सुना। वो वहां भी खेल गए कि इसका भी तो बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाएंगे राज्यपाल के पास जाकर के। मुख्यमंत्री ने तो पहले कह दिया कि अगर हमारे में होता तो हम कर दिए होते, हमारे हाथ में होता कर दिए रहते। अब भाजपा के लोग कह रहे हैं, अब देखिए बात कुछ ऐसी है विशाल, किसी काम की जिम्मेदारी आप पर है जी। हमसे कोई पूछेगा ये काम क्यों नहीं हुआ, तो मान लीजिए स्टोर के इंचार्ज हम है और काम आपके हाथों होना है, साइन होना है जी। तो
कोई काम अगर कोई पूछता है कि क्यों नहीं हुआ, तो हम तो कहेंगे तो विशाल जी के हाथों में है, इस चीज को रिलीज करा, आप उनसे पूछिए। लेकिन स्टोर का तो इंचार्ज मैं हूँ, मैं वो सब्सटेंस आपको दूंगा ही नहीं, मैं वो सामग्री आपको दूंगा ही नहीं, तो आप कैसे रिलीज कर पाएंगे? बिल्कुल। तो नीतीश कुमार कहना है कि ये यहाँ से रिलीज ही नहीं कर रहे हैं, वहां भाजपा के लोग कह रहे हैं क्या नहीं उनके हाथ में। तो इस तरह से एमएलसी वाले समीकरण पे भी फंसना है। खैर चले आते हैं कन्हैया कुमार पर वापस। जिस प्रकार से कन्हैया कुमार का जो मुलाकात हुआ है बिहार की राजनीति में, और बात करें जदयू के कदावर नेताओं से जो मुलाकात हुई है उनकी, वो कहीं ना कहीं फिर से एक बार बीजेपी और जदयू का जो रिश्ता है उसमें खटास पैदा कर, तलखी पैदा हो सकती है, खटास पैदा कर दिया है जी, कर दिया है जी। जिस क्योंकि आज आपने अच्छी तरह से बातें की है, जिस तरह से है उनके बीजेपी के प्रवक्ता जो प्रेम रंजन पटेल है आक्रामक हो गए कन्हैया कुमार का नाम सुनते ही। अब समझिए ना, जो उस व्यक्ति के नाम से इतना आक्रामक हो सकता है, और एक ही गठबंधन में किसी दल के साथ, आपके घटक दल के साथ वो रहे, उनके साथ आपको काम करना पड़े, उस पर आपने हमेशा उनके विरोध में राजनीति की है, उस पर बहुत सारे आपने मतलब या कई आरोप लगाए, जो जांच का विषय है, लगा भी है आरोप कई सारे मामले पर, उन पर केस भी दर्ज है कन्हैया कुमार पर। आप हमेशा उसके विरोध में राजनीति करते हैं, अचानक से फिर उनको साथ आना पड़े तो ये वाली बात हो जाएगी ना, जो परिस्थिति जो है आपको 2015 में बन गई थी। नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक दूसरे के विरोध में ही राजनीति का शुरुआत किए थे और साथ में आ गए थे। प्रवक्ताओं को भी नहीं समझ आ रहा था हम क्या बोल रहे हैं, हमेशा तो उनके खिलाफ बोलते रहे। कैसे मतलब जिन बातों को हम काट चुके हैं, जिन कपड़ों को काट चुके हैं, उसको कैसे रफू करें, ये तो समझ ही नहीं आता। तो ये बातें हो जाएंगी। लेकिन बीजेपी कन्हैया कुमार को टुकड़े टुकड़े गैंग के संस्थापक सदस्य कहते हैं, ये हमेशा से कहती आ रही है। लेकिन बिहार में अगर ऐसी परिस्थिति मान लीजिए अगर बन जाती है, अगर मुलाकात वही जमा खान वाला मुलाकात अगर सिद्ध हो जाता है, यही मुलाकात अगर सुमित सिंह वाला मुलाकात सिद्ध होता है, तो समझिए कितनी बड़ी परेशानी होने वाली है, और जिसको बीजेपी पहले से वाप रही है। और बीजेपी कहीं ना कहीं बात लाइव के माध्यम से एक स्पष्ट संदेश दे दिया है बीजेपी ने कि अगर आप ऐसा करते हैं, जमा खान वाली जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अगर आप कन्हैया कुमार के लिए भी दोहराते हैं तो बाबा हाथ तो उठ जाएंगे। हाथ उठने के साथ ही फिर से बिहार में एक बार बड़ा बवंडर जो है हो जाएगा। अब समझिए, तेजस्वी यादव भले ही अपने पिता लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य को लेकर के राजनीतिक रूप से बिहार से क्वारंटाइन हो, सभी मामलों में खुल करके सामने नहीं आ रहे हो, लेकिन जो एक बड़ी बात देखने को मिल रही है, कन्हैया कुमार महागठबंधन के ही नेता हैं। आप समझिए, वाम दल और तेजस्वी यादव भी युवा हैं, राजद का वो तेजस्वी यादव अगुवाई कर रहे हैं, कांग्रेस की अभी तो बात ही नहीं करनी। इसके बाद अगर वाम दल को ले लीजिए, जो मजबूत एक खेमा है और महागठबंधन में मजबूत कॉर्नर रखता है, बिल्कुल, तो उसके मुखिया आपको समझ लीजिए कि कन्हैया कुमार है। तो दो युवा मिलकर के जो राजनीति कर रहे हैं, कन्हैया कुमार दिल्ली में हुआ करते थे, कन्हैया कुमार पटना आ गए हैं, तेजस्वी यादव पटना में हुआ करते थे, दिल्ली पहुंच गए, अदला बदली करके शाहनवाज हुसैन दिल्ली हुआ करते थे, वो बिहार पटना आ गए हैं, आज सुशील मोदी चले गए दिल्ली चले गए। देखिए इस तरह से जो बदलाव हुआ है, महागठबंधन में भी बदलाव हुआ है, एनडीए में भी पैरेलल बदलाव हुआ है, एनडीए को देखते ही महागठबंधन में बदलाव हुआ। और जिस तरह से जैसे ही आए हैं, तो तेजस्वी यादव का पूरा काम कन्हैया कुमार ने आकर के कर दिया। बिहार लैंड होते ही कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव का जो एजेंडा था उसे पूरा कर दिया, कोरम पूरा कर दिया। और समझिए ना, तेजस्वी कन्हैया कुमार आते हैं बिहार, जदयू के नेताओं से बस मिलते हैं, मिलने के साथ ही दरारें पैदा हो जाती है, इधर आग लगनी शुरू हो जाती है। अब देखिए, भले ही तेज प्रताप यादव का आपने गुस्सा देखा, जिस तरह से वो जब देखे कि तेजस्वी यादव को अब बिहार की राजनीति में फिर से दोबारा फिलहाल उनके लिए कोई दरवाजा खोल पाना संभव नहीं है, तो ऐसे में आग बबूला हो जाते हैं आकर के। जगदानंद सिंह उनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर ही आकर के आग बबूला हो जाता है। आपने देखा सारी बातें देखी, और एक राजनीतिक रूप से फ्रस्ट्रेशन है, वो सारी बातें होती है। लेकिन जब आप देखते हैं कि कन्हैया कुमार आते हैं बस मुलाकात करके, तेजस्वी यादव के लिए फिर से दरवाजे खोल देते हैं, तो इससे यह समझा जा सकता है तेजस्वी यादव भले ही युवा है, आप उसे राजनीति के कमजोर खिलाड़ी कह सकते हैं, लेकिन ये तो कमजोरी तो यहाँ दिख नहीं रही है। जहां संभावनाओं के द्वार बंद हो गए थे, वहां आकर के कन्हैया कुमार ने तेजस्वी यादव के लिए संभावनाओं का द्वार खोल दिया है। जी, तो आज के रातों रात में बस विचार इतना ही करते हैं। तो आज के रातों रात में बस इतना ही। आप जुड़े रहे भारत लाइव के साथ। कैसा लगता है आपको हमारा विश्लेषण, आप हमें जरूर आकर के बताएं। कमेंट बॉक्स लगातार खुला हुआ है।
एक सहयोग के लिए, आर्थिक सहयोग के लिए एक यूपीआई नंबर नीचे लगातार स्क्रॉल हो रहा है, वहां आ करके आप हमें आर्थिक सहयोग भी कर सकते हैं। अगर आप किसी व्यवसाय से जुड़े हुए हैं या फिर आपका कोई अपना स्वरोजगार है तो आप उसकी जो है प्रचार प्रसार आप हमारे माध्यम से कर सकते हैं। बहुत सारे आकर्षक प्लान हैं, इसके लिए आप हमें जो यूपीआई नंबर है वहां आकर के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। बड़े बादल के साथ खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।